वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10 चैप्टर 4। इस क्विक रिवीजन सीरीज में दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड, जिसमें 35 मिनट्स में पूरा टॉपिक रिवाइज हो सकता है। तो आइए हम आज फिर एक क्विक रिवीजन पीपीटी के थ्रू करते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अकरेंस ऑफ कार्बन, सबसे पहले बात करें कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में, इनसाइड अर्थ क्रस्ट और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन जो है वुड में, कोल में, चारकोल में, कोक में, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, ये सभी फ्यूल के फॉर्म में यूज होते हैं। इन सब में कार्बन है। और कार्बन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में प्रेजेंट है। और इसके अलावा फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस में, यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसी तरह बॉन्डिंग की बात करें अगर कार्बन में, तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 4 है। तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो इसमें जो फर्स्ट 2 केसेस हैं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन, इसके रिमूव करना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कार्बन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो है शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ताकि इसकी स्टेबिलिटी अटेन कर सके। तो इसलिए कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, अब कार्बन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के अगर शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस तरह से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, यानी इसकी वैलेंसी जो है 2 है, यानी ये 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 2 एटम जो हैं एक दूसरे के साथ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस तरह से ओ डबल बॉन्ड ओ, यानी जो 2 डबल बॉन्ड यानी कोवेलेंट डबल बॉन्ड बन जाते हैं O2 के बीच में, ओ के बीच में। तो इस तरह से O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके जो वैलेंसी है वो 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी 3 पेयर 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में शेयर होते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह आप ग्राफिकली भी देखें कि 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2 फ्लोरीन एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और जो फर्स्ट ऑर्बिट इसमें दिखाई नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है फ्लोरीन एटम के बीच में। हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और इस तरह 2 ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करता है और डबल बॉन्ड बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है और उसके बीच में भी यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि जो कार्बन है वो 2 डबल बॉन्ड 2 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम के साथ बनाता है और इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बनता है। ऐसे ही कार्बन एटम फ्लोरीन के साथ 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़कर कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने के लिए एग्जाम में। जैसे मीथेन है तो मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर शो किए गए हैं क्रॉस से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं डार्क ब्लैक डॉट से। ठीक है, तो जो कार्बन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट
हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है और इस तरह से CH4 का फॉर्मेशन होता है। सेम इथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों तरफ लिखे हुए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों कार्बन के वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बाकी जो 3 कार्बन की वैलेंसी है दे विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से C2H6 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से समझ लें। इसके बाद आती बात की वाई कार्बन कंपाउंड्स आर इन वेरी लार्ज नंबर। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर देयर। अगर सारे एलिमेंट्स को एक तरफ रखें और कार्बन कंपाउंड्स को एक तरफ रखें तो कार्बन कंपाउंड सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रीज़न, या इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वाई वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज सोन, इसमें 2 फैक्टर हैं, एक तो कैटनेशन है और दूसरा है टेट्रावेलेंसी या टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो कैटनेशन क्या है? जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की, उसे कैटनेशन कहते हैं, यानी एक जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ चेन बनाता है या ब्रांचिंग करता है या क्लोज रिंग बनाता है, तो ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है जो कार्बन में सबसे ज्यादा है। इसमें फॉस्फोरस में P4 तक बनता है, सल्फर S8 तक बनाता है, लेकिन उससे ज्यादा उनकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी नहीं है। कार्बन सबसे मैक्सिमम कैटनेशन एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने का। दूसरा, कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, यानी ये 4 वैलेंसी है इसकी, तो ये डिफरेंट एटम्स के साथ या दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब, सल्फर, इन सब के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाकर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं लॉन्ग चेन सिंपल कार्बन की चेन है, ब्रांच चेन हो सकती है, क्लोज रिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ये समझें कि सैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सारे जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, यानी कार्बन एटम्स के बीच में जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है और कार्बन के और दूसरे एटम्स के साथ बन रहे हैं वो भी सिंगल बॉन्ड है। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4 सारे सिंगल बॉन्ड है। इथेन में कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है और दूसरे जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं वो भी सिंगल सिंगल है। ये एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन्स और अल्काइंस, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो जैसे एल्कीन्स हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड बना और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये आपका एल्कीन हो गया। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर इथीन, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से। और इसी तरह एल्काइंस जो हैं उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो इसका फर्स्ट मेंबर भी इथाइन हो गया, C2H2। ठीक है, और प्रोपाइन और ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से आगे चलती रहती है सीरीज, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। अब आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या है? जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, उनका कुछ का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स जिनके फार्मूले सेम हैं लेकिन वो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि वो कंपाउंड ही डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को जो कहते हैं आइसोमरिज्म। जैसे ब्यूटेन है तो C4H10 उसके 2 आइसोमर हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन जो कि एक सिंगल कार्बन चेन है और उसमें बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड वैलेंसीज, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। इसी तरह एक आइसोब्यूटेन जिसमें 3 तो कार्बन चेन में है और एक साइड चेन में लगा हुआ है, बाकी उनकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है सभी कार्बन की वैलेंसीज, तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो गए। इसी तरह पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, नॉर्मल पेंटेन जिसमें कार्बन चेन है सिंगल और हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है वैलेंसी, आइसोपेंटेन जिसमें 4 कार्बन एक चेन में है और एक कार्बन साइड में है, बाकी कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। जो कार्बन से सेटिस्फाई होगी उसके अलावा जो बची वैलेंसी सभी में, जिसमें जो एकदम टर्मिनल है उनमें तो 3 वैलेंसी बच गई और बीच वालों में 2-2 वैलेंसी बच गई, तो सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। इस तरह नियोपेंटेन में आप देखें तो 3 कार्बन चेन में है और 2 कार्बन मिडल वाले कार्बन के साइड में अटैच हो गए, तो जो सेंटर वाला कार्बन है उसकी चारों में वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो गई और बाकी जो कार्बन है उनकी 3-3 हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से पेंटेन जो है उनके 3 आइसोमर का फॉर्मेशन हो गया। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके अंदर आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं होता, तो उसमें क्या है कि एक चेन सिंगल ही बनेगी, ब्रांचिंग हो नहीं सकती। आप कैसे ही उसको अरेंज करो वो ब्रांचिंग नहीं होगी, सिंगल चेन ही काउंट होगी, तो दैट्स वाई प्रोपेन तक जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते।
फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज फंक्शनल ग्रुप। यानी कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हैलाइड है, हैलाइड में क्या है? हेलोजन ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। और इसका जो नाम है वो प्रोनाउंसिएशन करते समय इनको हेलो यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और इसमें जैसे एक आप देखें क्लोरोमीथेन, यहाँ CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन है। यानी इसमें एक कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे मीथेन में, उनमें से एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इसी तरह यहाँ पर C2H6 यानी हाइड्रोजन एक जो था इथेन का, दैट इज रिप्लेस्ड विद ब्रोमीन, C2H5Br हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो ये एक सेम जो होमोलोगस सीरीज है भी आगे हम बात करेंगे। ऐसे ही अल्कोहल का जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें OH लगता है एक कार्बन के साथ, और इसका नाम जो एंड होता है वो ओल से। जैसे यहाँ पर CH3OH, इसमें मीथेन का एक H जो है वो OH से रिप्लेस हो गया, यानी कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन की बजाय OH से रिप्लेस हो गई, इसको मीथेनॉल कहा। इसी तरह यहाँ इथेन का एक हाइड्रोजन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाए अगर कार्बन चेन में, तो वो इथेनॉल। ठीक है, इसी तरह मिथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल चलता रहता है अल्कोहल की सीरीज। इसी तरह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है वो CHO ग्रुप है। यानी इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक पर हाइड्रोजन और एक पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और ऑक्सीजन। तो ये जो इनका नेम एंड होता है वो एल, इसमें लास्ट में एल लगता है। जैसे अल्कोहल में मीथेनॉल था तो मीथेन का ई रिप्लेस या ओल से रिप्लेस हो गया, इथेन का ई रिप्लेस हुआ इथेनॉल में ओल से, इथेन का ई रिप्लेस हुआ ओल से। ऐसे एल्डिहाइड में जो है जैसे HCHO, इसमें पहली जो कंपाउंड है वो मिथेनल है। ठीक है, तो इसमें जो मीथेन का ई है वो रिप्लेस हो गया एल से, तो इसलिए इसको बोला मिथेनल। इस तरह इथेनल जिसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन इसमें चेन में काउंट होता है एल्डिहाइड का कार्बन, तो इसमें 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसमें आपका इथेन का ई जो है एल से रिप्लेस हो गया, तो इथेनल। ऐसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल सीरीज चलती रहती है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका ग्रुप है COOH, जिसमें एक कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यानी वो दूसरे कार्बन के साथ या किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच होगी, और एक जो वैलेंसी है वो OH ग्रुप के साथ, और दो जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन के साथ। तो इसका जो नाम है वो एंड होता है ओइक एसिड से, यानी जो अल्केन्स हैं उनका ई जो है ओइक एसिड के नाम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है मिथेनोइक एसिड, जो कि हम नॉर्मली जानते हैं कॉमन नेम से फॉर्मिक एसिड, HCOOH। तो इसमें एक जो वैलेंसी कार्बन की थी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो मिथेनोइक एसिड बन गया। इसी तरह जो 2 कार्बन कंटेनिंग यानी CH3COOH होगा तो उसको इथेनोइक एसिड कहेंगे, यानी इसमें भी जो कार्बन चेन में काउंट होता है COOH जो ग्रुप है उसका कार्बन, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह 3 कार्बन है अगर चेन में तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से हम लोग सीरीज चलती रहती है। फिर कीटोन की बात करें तो कीटोन होता है CO ग्रुप, इसमें 2 जो वैलेंसी है कार्बन की फ्री हैं और 2 जो बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो कार्बन की जो दोनों फ्री वैलेंसी है ये कार्बन से ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए इसमें। तो यानी कीटोन जो है ये क्या है, हमेशा बीच में आएगा CO ग्रुप, दोनों तरफ कम से कम एटलीस्ट एक एक कार्बन तो होना ही चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो बनता है प्रोपेनॉन। ठीक है, इसमें जो जैसे 3 कार्बन है चेन में, इसका भी कार्बन काउंट होता है CH3 CO CH3, तो 3 कार्बन हो गए। तो प्रोपेन का डेरिवेटिव है, प्रोपेन का जो ई है वो ऑन से रिप्लेस हो गया, तो प्रोपेनॉन। इस तरह यहाँ पर 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। ठीक, तो कार्ब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो कार्बन जो चेन में नंबर 1 पे यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये कीटोन जो है ये बीच में आएगा, टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को आप ध्यान रखेंगे। अब होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है कि जो ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और उनके सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस है वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 ग्रुप का है, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, इसमें अगर हम बात करें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो हर एक नेक्स्ट वाले से प्रीवियस का एक कार्बन कम है और 2 हाइड्रोजन कम है। इस तरह नेक्स्ट वाले आगे वाले को देखें तो वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज बनती है। ऐसे ही जो आपके अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, एल्डिहाइड की हो सकती है, कीटोन की हो सकती है, सभी की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में इनको एल्केन्स के बारे में बात करें।
तो एल्केन्स जो है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन है उसमें उससे डबल +2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और उनका नाम जो है एंड होगा एन से, लास्ट में एन लगेगा। और जैसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इसमें जो पहला जो एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज होता है और एन हो गया एल्केन का, तो मीथेन। दो कार्बन के लिए इथ यूज होता है और एन जुड़ गया तो ईथेन। प्रोपेन में C3H8, यानी 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप यूज हुआ, एन जुड़ गया प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज हुआ, एन ब्यूटेन। 5 के लिए पेंट, इस तरह 6 के लिए हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह चलता रहता है कंटिन्यूस। तो ये एल्केन सीरीज हो गई, एल्केन होमोलोगस सीरीज हो गई, ठीक है। इसका फार्मूला और उसका जो सफिक्स है वो ध्यान रखें, एन इसका सफिक्स है, फार्मूला ये है, ठीक। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्केन्स के होमोलोगस सीरीज के नाम बता सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरह एल्कीन्स जो हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे जिनमें डबल बॉन्डेड, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे और इनका नाम एंड होगा इन से। तो जैसे पहला मेंबर, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो C2H4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इथेन एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी कार्बन की जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे दो दो लग गए, C2H4। इस तरह प्रोपीन में C3H6, ब्यूटीन में C4H8, पेंटीन में C5H10, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर्स देखें कि कम से कम एक कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर है, ठीक है। तो ये आपके एल्कीन होमोलोगस सीरीज हो गई। इनमें भी आप देखेंगे तो एक कार्बन मतलब एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, यानी इथीन और प्रोपीन में देखेंगे तो एक जो प्रोपीन है वो CH2 ज्यादा है और इथीन CH2 कम है। इस तरह नेक्स्ट अगर प्रोपीन के बाद ब्यूटीन देखेंगे तो उसमें भी प्रोपीन से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये भी होमोलोगस सीरीज है। फिर अल्काइंस की बात करें, अल्काइंस का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2, यानी इसमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल -2 हाइड्रोजन होंगे, डबल -2, और इनका नाम एंड होगा आइन से, ठीक है। इसका भी पहला मेंबर जो है इथाइन है, क्योंकि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए इसका जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, फिर उसके बाद प्रोपाइन ब्यूटाइन। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी 14U जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है कंपाउंड्स में, तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। नेक्स्ट बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी मेन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो 4 हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन आप सभी जानते हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है उसे कंबशन कहते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स जब बर्न होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार्बन, अगर सिंपल कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और हीट और लाइट। अगर मीथेन है, एल्कोहल है, या दूसरे और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखें, जिस कंबशन होगा अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का, जैसे मीथेन है, इथेनॉल यहाँ एग्जांपल लिए, तो ऑक्सीजन के साथ तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो उसको बाकी बैलेंस कर लें आप, जो भी कंपाउंड हो, प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यही बनेंगे, ठीक है। इस तरह ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन जो है उसमें जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करें अगर अल्कलाइन KMnO4 में या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हीट करें किसी भी एक के साथ, तो जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई और एसिड होता, मिथेनॉल होता तो मिथेनोइक एसिड बन जाता, प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, यानी जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर एडिशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनका यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर उनकी जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। तो जैसे एडिशन में यहाँ पर जो है एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिया है इथीन का, जिसमें हाइड्रोजन निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड होगी, तो एक डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और इसकी जो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा दोनों उन जगह पर कार्बन में, तो ये बन गया
इथेन, तो इथीन से इथीन यानी एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। और इस प्रोसेस को यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो क्या है कि जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है उसको सैचुरेटेड वेजिटेबल घी बनाया जाता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब जो एल्केन्स हमने पढ़े थे वो एल्केन्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है इनकी, बट दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे यहाँ एग्जांपल है मीथेन का क्लोरिनेशन कर रहे हैं, क्लोरीन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट, जैसे CH4 है क्लोरीन के साथ अटैच करेगा तो CH3Cl, जो क्या बोलेंगे इसको क्लोरोमीथेन, है ना, इसी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसी तरह अगेन क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में अगर हो तो अगेन जो क्लोरोमीथेन है इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म डाइक्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन इट विल रिएक्ट डाइक्लोरोमीथेन विद क्लोरीन टू फॉर्म trichloromethane and HCl, and then trichloromethane react with chlorine to form टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। तो इस तरह से अपने को 4 रिएक्शन ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आपका एक इथेनॉल है और दूसरा इथेनोइक एसिड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड्स हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल का फार्मूला जैसे हमने देखा कि इथेन का जो ई है इट इज रिप्लेस्ड बाय OH, तो C2H5OH बन गया और इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल IUPAC नेम है, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल और बर्निंग टेस्ट होता है इसका, और इसकी ये वाटर में सोल्यूबल होता है। और इथेनॉल, अब ये रिएक्शंस जो ध्यान रखें इसके, जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, C2H5ONa और H2। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इथेनॉल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ईथीन और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो H2SO4 जो है वो ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 फार्मूला इसका, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल करता है, मतलब ठीक है, रिमूव वाटर फ्रॉम, यहाँ तो इथेनॉल का जो वाटर है इट इज रिमूव्ड, H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल इज रिमूव्ड एंड ये बन जाएगा इथीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें। अब यूजेस की बात करें तो इथेनॉल जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज होता है, एक सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज होता है, और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जैसे टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक्स, ये सब बनाने में भी इथेनॉल का इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा कार्बन कंपाउंड वो है इथेनोइक एसिड। इसका फार्मूला CH3COOH, यानी इसको कॉमनली हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये भी कलरलेस लिक्विड है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है और सोर टेस्ट होता है, पंजेंट स्मेल और सोर टेस्ट, क्योंकि एसिड है तो सोल्ट होंगे, और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सोल्युबल होते हैं ये। और 5 to 8% जो इथेनोइक एसिड है वाटर के अंदर, उसको हम कहते हैं विनेगर, जो कि आप अचार वगैरह में, पिकल में या चाउमीन वगैरह में डालते हैं खटाई के लिए। एस्ट्रिफिकेशन, अब एस्ट्रिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एस्ट्रिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो एक तो अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल है तो इन्हीं दोनों से बनने वाला एस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो आपका इथाइल इथेनॉइड बनाते हैं, CH3COO C2H5। ठीक है, इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एस्टर है। और एस्टर जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, स्वीट स्मेल होती है, तो ये फूड में यूज किए जाते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर इनका परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है। तो इस रिएक्शन को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के इस रिएक्शन को जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इथेनोइक एसिड का, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या है कि जो हमारा एस्टर हमने अभी बनाया, जो कि एस्टर है, उस एस्टर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, यानी जो हमने एस्टर अभी बनाया उस एस्टर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा एक, और वो अल्कोहल जिससे बना था वो अल्कोहल अलग हो जाएगा, और या सोडियम हमने रिएक्ट किया तो सोडियम एसीटेट बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया तो पोटेशियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट हो गया और अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि इससे ही यही सोप बनता है। जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले एस्टर्स जो होते हैं उनमें जब हम सोडियम अटैच हो जाता है तो वो हमारा सोप होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा तो बात करते हैं। फिर इथेनोइक एसिड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाता है, तो यानी कि एक एसिड तो है ही, तो कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर बनाता ही है। तो इसमें आपको जो एसिटिक एसिड है यहाँ पर CH3COH यानी इथेनोइक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम इथेनोइड बना रहा है, सोडियम एसिटेट बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो एसिड वाली प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जब क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिस है। तो इसमें आपको क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सॉल्ट जो है यहाँ पर अगेन वही सोडियम एसिटेट बनेगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स क्या हैं और डिटर्जेंट्स क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है, ये सब हम बात करते हैं। तो सोप्स जो हैं आपने पढ़ा होगा कि सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड जो हैं उनके सोडियम सॉल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एक सोडियम स्टीयरेट, यानी ये स्टीयरिक एसिड C17H35COOH है, उसमें Na यानी एस्टर, उसका एस्टर होगा, जो स्टीयरिक एसिड का जो एस्टर बना होगा उसमें हमने सोडियम रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया आपका सोडियम स्टीयरेट। तो एक सॉल्ट है और यही सोप है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड वो सोप्स होते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है इनका कैसा है, एक तो इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हमने अभी जो सोप के मॉलिक्यूल की बात की तो जैसे C17H35, तो ये तो आपका जो लॉन्ग चेन जो है ये क्या हो गई, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वाटर रिपेलिंग होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर रिपेलिंग है। ठीक है, और इसके एंड में जो CONA लगा हुआ है ये आपका जो है आयनिक होता है, तो आयनिक पार्ट जो है वो वाटर अट्रैक्टिंग है। ठीक है, क्योंकि वाटर भी एक पोलर कंपाउंड बन जाता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए वाटर सोल्यूबल या वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है ये, और इधर ये वाटर रिपेलिंग, और जो डर्ट ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह है उनमें ये डिजोल्व मतलब अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ, क्योंकि वो भी सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ऑयल घी फैट वगैरह, तो ये हाइड्रोकार्बन लाइक डिजोल्व लाइक करता है। ठीक, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में हमारे को जो सोप का ये मॉलिक्यूल है ये मिसेल फॉर्मेशन करता है। हम बात करते हैं मिसेल क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं डिटेल में। सोप मॉलिक्यूल जो है ये आपका रहा, ये इसका आयनिक पार्ट है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है। तो जब जैसे यहाँ पर कोई ग्रीस ऑयल या डर्ट है तो इसके चारों तरफ ये जो सोप मॉलिक्यूल हैं इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो उसके चारों तरफ डर्ट ग्रीस हो या ऑयल जो है इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ठीक है, और आयनिक पार्ट जो है वो वाटर की तरफ इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद हम इसको रिंस करके वाटर के साथ वॉश कर देते हैं, चाहे हम वॉशिंग मशीन में रोटेट करें या फिर बीट करें उसको, ठीक है, रब करें, तो उससे ये वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएगा। तो ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया। फिर बात आती है डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स क्या है, डिटर्जेंट्स आपके लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड है। वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स थे, ये भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही हैं। डिटर्जेंट्स जो हैं लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ जो है लेदर नहीं देता, यानी झाग नहीं देता, और इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ बनाता है हार्ड वाटर में, जिससे कि मैक्सिमम जो सोप है वो वेस्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो दैट मीन्स सोप जो है हार्ड वाटर के साथ स्कम फॉर्मेशन करता है, हम स्कम कह देते हैं उसको, SCM। तो इसलिए जो सोप्स हैं दे आर नॉट एबल टू क्लीन विद हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर क्या है, जो सॉल्टी वाटर है, मैराइन वाटर है, वो हार्ड वाटर कह देते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स वगैरह डिजोल्व रहते हैं। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हार्ड वाटर के साथ इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के लिए के साथ, तो इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के साथ भी कपड़ों को वॉश करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट जो है इन दोनों के बीच में वो ध्यान दें।
सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में कि सोप्स जो है वो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, और डिटर्जेंट्स जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। ये पहले तो डेफिनेशन दोनों की लिख दी। उसके बाद सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर, ठीक है। सोप जो है सॉफ्ट वाटर के साथ तो क्लीन अच्छा कर देता है लेकिन हार्ड वाटर के साथ नहीं करता। डिटर्जेंट्स जो है दोनों के साथ ही करता है, हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ कपड़ों को अच्छे से वॉश कर देता है। जो सोप्स हैं डू नॉट क्लीन गुड डिटर्जेंट्स, जितना क्लीन डिटर्जेंट करता है उतना क्लीनिंग सोप नहीं करती, और डिटर्जेंट क्लीन बेटर देन सोप्स, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। और सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन, सोप जो है मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करते, लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं सम दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट्स वाई दे कॉज पोल्यूशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सोप्स ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर हार्ड वाटर के साथ अगर हम वॉशिंग करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे लिए डिटर्जेंट अच्छे हैं, लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये विद इन हाफ आवर यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक एंड स्कोर गुड मार्क इन बोर्ड एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।